जावास्क्रिप्ट के बारे में एक है ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, विच इज नोन एज कि जावास्क्रिप्ट है क्या या ECMAScript क्या है। तो जावास्क्रिप्ट और ECMAScript is the same. JavaScript is the implementation of the ECMAScript 5, याद रखना। और जो नया JavaScript आने वाला है वो ECMAScript 6 का वर्जन है। तो आपने देखा होगा let, const, ये सारे जो वेरिएबल है ना, these all are variable are part of the ECMA 6। लेकिन करंट में हम लोग सभी ब्राउजर कौन सा यूज करते हैं, ECMA 5। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं ECMA 5 पता है क्या आपको, ECMA। अब प्रोनाउंसिएशन ECMA ही है, एंड कुछ लोग उसको अलग भी कुछ प्रोनाउंसिएशन करें। तो याद रखना दैट इज यू आर लर्निंग द ECMAScript 5 विच इज द सपोर्ट बाय द ऑल एग्जिस्टिंग ब्राउजर। ओके, और जो ECMAScript 6 है उसमें ना बहुत सारी चीजें नहीं आई हैं, जैसे क्लास का कंसेप्ट आया है, लेट, ओके, कॉन्स्ट, ये सारे वेरिएबल टाइप आए। तो याद रखना क्या क्वेश्चन हुआ, व्हाट इज ECMAScript। तो ECMAScript इज द कंसेप्ट व्हिच इज इम्प्लीमेंटेड बाय द JavaScript। तो JavaScript का दूसरा एक और नाम है ECMAScript। ओके, और ECMAScript का कौन सा वर्जन चल रहा है अभी, 5। Okay, JavaScript was launched in 1995 and who was the originator of that, Brandon H. Netscape। याद रखना ये चीज इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है JavaScript में ना 6/12 ऐसे क्वेश्चन वो जरूर पूछेंगे। 6/12 का अपॉन 2 इज इन डबल कोट में दिया है। तो इसका मीनिंग क्या होता है ना, वो क्या करता है, इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है किसमें, इंटीजर में, और 6/12 लिखा ना तो वो 3 देगा। Whenever you will use excluding plus operator, it is try to convert string into the number। ओके, और वो उसका आउटपुट निकाल के दे देता है, वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर सकता है JavaScript। ये याद रखना कंसेप्ट को। ओके, एक और इसमें क्वेश्चन है 3E क्या होता है। E पता है आपको क्या होता है, 3E3। तो इसका मीनिंग होता है 3 × 10 की पावर 3, मतलब 3000 इसका आंसर है। 3E2 लिखा तो 300, 3E1 लिखा तो 30, ठीक है ना। ये ना क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको याद रखना E क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। आया समझने। ओके, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, व्हाट इज आउटपुट ऑफ इंफिनिटी, टाइप ऑफ इंफिनिटी। इंफिनिटी का टाइप क्या होता है, नंबर होता है। ऐसे क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेर एंड लेट, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो वेर और लेट में क्या डिफरेंस है आपको पता है क्या, ये स्क्रॉल क्यों हो रहा है, वेर और लेट में डिफरेंस पता है आपको। आपको क्या लगता है क्या आंसर आएगा इसमें, एक, हाँ ये प्रोग्राम कहाँ गया मेरा, यहाँ पे था ना, धीमा हो गया है। आपको पता है क्या आंसर आएगा, अलर्ट ए होगा, उसके बाद अलर्ट ए होगा और बी होगा। तो अलर्ट ए क्या करेगा वो, और बी में क्या आएगा, 10। लेट्स सी, ये 12 आया और 10 को उसने एरर दे दिया। एक्चुअली अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा ना तो वहां पे क्या आएगा, वो कंसोल में देखोगे ना तो बी इज नॉट डिफाइंड करके मेरी एक एरर आएगी, राइट। तो ये क्या होता है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो लेट का जो स्कोप होता है ना वो सिर्फ ये कर्ली ब्रेस होता है। ओके, और जबकि वेर ए का जो स्कोप होता है ना वो ये पूरा फंक्शन होता है, उसका इस कर्ली ब्रेस से कोई भी रिलेशन नहीं है। इसलिए मेरा है ना यहाँ पे ए प्रिंट हो गया। इवन इफ आई विल राइट लाइक दिस, इफ 1 = 1, ओके, क्योंकि मैं इस कंडीशन में जाने वाला हूँ ना तो भी आउटपुट मेरा सेम ही रहेगा, 12 और लेट। तो मेरा जब भी आप कर्ली ब्रेस देखो ना और लेट देखो उसका स्कोप खत्म हो जाता है, जबकि वेर का स्कोप मेरा क्या रहता है, ग्लोबल नहीं, उस फंक्शन तक रहता है। अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करने के बाद अलर्ट ए करूं तो इसका स्कोप क्या रहेगा, 12 आया। इसके बाद तो ये एक्सेप्शन आ गया, चलो मैं इस एक्सेप्शन को हटा देता हूं। ओके,
रीलोड करता हूँ, 12 आया और फिर से ये एक्सेप्शन आ गया। क्यों? क्योंकि ए का जो स्कोप है वो सिर्फ इस फंक्शन तक ही है, फंक्शन के बाहर नहीं है। तो यहाँ पे क्या आया, ए इज अनडिफाइंड। ये मेरा एक है ना नॉर्मल एरर आया, ठीक है ना। ये एरर याद रहेगा, जब भी कोई वेरिएबल अगर आपका पहले से डिक्लेयर नहीं है तो वो क्या एरर थ्रो करता है, अगर उसको आप अलर्ट या उसका ऊपर कोई ऑपरेशन यूज करो। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई ना पक्का। अभी मैं एक और चीज करता हूं, अगर मैं तीसरी चीज करता हूं वेर c इक्वल टू, ओ सॉरी, मैं एक काम करता हूं यहाँ पे c इक्वल टू 13, ओके, और मैं इस a के पहले अलर्ट करता हूं, ALERT अलर्ट c। व्हाट डज दिस मीन ऑफ दिस रीलोड, ओके 12 और यहाँ पे 13 भी प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि अगर मैं वेर नहीं लगाता तो उसका स्कोप क्या होता है, उसका स्कोप ग्लोबल होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, जब भी मैं वेर नहीं लगाता आई कैन राइट लाइक दिस आल्सो, विंडो डॉट AC, ओके, लेट्स सी दैट 12 और विंडो का पार्ट हो जाता है वो। एवरी वेरिएबल इज पार्ट ऑफ एटलीस्ट वन फंक्शन और वन ऑब्जेक्ट। याद रखना है कंसेप्ट, एवरी वेरिएबल इज पार्ट ऑफ एटलीस्ट वन फंक्शन और वन ऑब्जेक्ट। अगर कोई वेरिएबल किसी फंक्शन का भी पार्ट नहीं है तो वो विंडो का पार्ट हो जाता है। ये आपका कंसेप्ट चलता है विदाउट वेर और वेर के साथ, लेकिन लेट इज ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ दैट कर्ली ब्रेसेस। अगर मैंने यहाँ पे ना कर्ली ब्रॅकेटच्या अगोदर म्हणजे आतमध्ये जो अलर्ट टाकला जातो तोपर्यंत काय असतं? हाँ, इथे अगर मैं करें अलर्ट बी, ओके, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, 10 आ गया, ठीक है ना। ये चीज, ये कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। लोग सबसे ज्यादा इस पे ही घुमाएंगे आपको। सपोज अगर मेरा एक वेरिएबल है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ठीक है ना, वेर k इक्वल टू 14, ओके। एक और चीज देख लो, यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखता हूँ FNCTION फंक्शन, और इसमें मैं बनाता हूँ चाइल्ड, वेर CHILD चाइल्ड इक्वल टू फंक्शन, ओके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ALERT अलर्ट k, ओके। अब मैं इस चाइल्ड को इस फंक्शन के अंदर कॉल कर लेता हूं, तो क्या ये k कॉल होगा क्या? k की वैल्यू आएगी? क्यों आएगी? क्योंकि एवरी नहीं, ग्लोबल नहीं है, इसके पेरेंट का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे होता क्या है ना, जब भी कोई भी फंक्शन ब्लॉक जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ओके, वो चेक करता है कि ये k वेरिएबल क्या मेरे पेरेंट में एग्जिस्ट है। यहाँ पे एग्जिस्ट है तो ठीक, या फिर वो और भी पेरेंट में एग्जिस्ट है। जब तक विंडो नहीं मिलता तब तक वो उसको जाके चेक करता रहता है, और उसको अगर मिल जाता है तो वो उसको प्रिंट कर देता है। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं क्लोजर। क्लोजर क्या होता है, आपका पूरे ऊपर तक जाके वो सारे वेरिएबल लेके आ जाता है। मतलब k का ये जो वेरिएबल है, वो वेरिएबल मेरा यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। इस कंसेप्ट को ही क्लोजर बोलते हैं। आपने क्लोजर सुना तो होगा, राइट? नहीं सुना। तो अभी लिख के रखो। सबसे आप इंटरव्यू देने जाओगे ना तो कुछ बेसिक क्वेश्चन ही पूछने वाले हैं। 10 क्वेश्चन है, उसके बाहर कोई पूछेगा नहीं। उसमें से एक क्वेश्चन ये क्लोजर है। क्लोजर का मीनिंग समझ गया ना, कि मैं चाइल्ड से पेरेंट तक जाता है और है ना उसका वैल्यू ले लेता है। अगर ये k इक्वल टू यहाँ पे भी लिखा होता ना तो भी अलर्ट करता, वो विंडो तक जाएगा, राइट। अगर चाइल्ड हमने फंक्शन के बाहर लिखा और चाइल्ड फंक्शन जो कॉल किया है, अगर तूने यहाँ पे लिखा और ये चाइल्ड फंक्शन यहाँ पे लिख के यहाँ पे लिखा, ठीक है ना, कंट्रोल X के यहाँ पे लिखा और चाइल्ड फंक्शन यहाँ पे लिखा, तो लेट्स सी दैट, तो एरर आ गई। क्यों? क्योंकि ये जो चाइल्ड का पेरेंट कौन है, विंडो है, वो अपने पेरेंट में ढूंढेगा, वो अपने इसमें नहीं देख कहाँ कॉल हो रहा है, इससे मीनिंग नहीं होता, वो कहाँ लिखा है उसका पेरेंट क्या है उससे मीनिंग होता है। अगर वो वेरिएबल हटा के सिर्फ k इक्वल्स टू 14 करो तो उससे आपने कहा ग्लोबल वेरिएबल, के अगर ग्लोबल कर दिया मैंने ऐसा,
तो फिर वो प्रिंट कर देगा ना, क्योंकि k इज पार्ट ऑफ विंडो ना। नाउ इट विल, तो यही ट्रिकी क्वेश्चन है जो है ना वो आपको है ना घुमा फिरा के पूछेंगे। ये कंसेप्ट समझ में आ गया? क्लोजर लिख लेना, और है ना इसको किसी भी इंटरव्यू में जाने के पहले क्लोजर तो बिल्कुल ये कंसेप्ट, और क्लोजर का डेफिनेशन क्या देना कि इट इज चेक फॉर द आपका जो भी उसका पेरेंट फंक्शन में जाके उसके वेरिएबल का डेटा लेके आ जाता है। आपको आ रहा है ना समझने सर? क्योंकि आपने बाकी क्लासेस नहीं लिए, लेकिन ये इजी है, ऐसा कुछ इसमें स्पेशल नहीं है सर। वेरिएबल के स्कोपिंग को ही, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर ही होता है। ये समझने आ गया? लेट और वेर में डिफरेंस समझने आ गया? मैं ना अभी इसमें एक और बनाता हूं। यहाँ पे मैं लिखता हूं लेट m इक्वल टू 9, ठीक है ना। इफ आई विल ट्राई टू अलर्ट लाइक दिस wnd और विंडो डॉट m, तो ये क्या देगा? एरर देगा पहली लाइन में। क्यों? क्योंकि मेरा अनडिफाइंड दिया, क्योंकि मेरा m जो है ना वो आपका है ना विंडो का पार्ट नहीं है, राइट। अगर मैं m को यहाँ पे लिखता हूँ m, तो अपना क्या आएगा? m9, क्योंकि वो इस स्कोप में तो है तो उसको मिल जाएगा वो m, ठीक है ना। तो ये ना आपको याद रखना है कि भैया क्या, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज ऑल थिंग्स, याद रहेगा। बहुत सारे इसी के ऊपर आपका, अगर आपने ये वाला इंटरव्यू ये कर लिया ना, तो आपको समझना आपके 5 से 7 इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके यहीं खत्म हो जाते हैं जावा स्क्रिप्ट में, आपके एक स्टेप खत्म, ठीक है ना। उसके बाद मैं एक और फाइल बनाता हूँ। अभी सर आपने वो फंक्शन के अंदर चाइल्ड बनाया था, ठीक है, मैर एग्जाम के अंदर चाइल्ड बनाया था, उसके अंदर ठीक है। अगर मैंने ऐसा लिखा वेर, तो ये चाइल्ड फंक्शन कहाँ है? मेरा इसका पार्ट है, तो वो अपने पेरेंट में जाके चेक करता है। अगर नीचे वाला जो चाइल्ड फंक्शन आपने कॉल किया वो अगर पूरे फंक्शन के बाहर कॉल, ये चाइल्ड फंक्शन यहाँ पे मिलेगा ही नहीं ना, क्योंकि चाइल्ड का स्कोप क्या है? ये फंक्शन तक ही है। चाइल्ड का इसको चाइल्ड उसको मिलेगा नहीं, तो वो वहीं एरर दे देगा, चाइल्ड इज नॉट डिफाइंड। 9 आया और उसके बाद चाइल्ड इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि चाइल्ड का स्कोप ये फंक्शन है, वेर लगा दिया। तो इसलिए बोलते हैं हर चीज आप पे ना वेर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उससे आपका स्कोप प्रॉपरली डिफाइंड हो जाता है। वो अगर वेर नहीं लगाए तो प्रत्येक हर चीज का स्कोप विंडो हो जाएगा। तो मैं आपको एक नॉर्मल से एक और चीज बताता हूँ कि व्हाई वी यूज द वेर इन ECMA 5। अगर मैं आपको बोलूं कि आप है ना एक रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूं एक स्कूल है, उसमें ग्राउंड में ना आप है ना सभी स्टूडेंट्स को खड़ा कर दो, विल यू एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन से स्टूडेंट 9th क्लास के? कर सकते हो, लेकिन हेवी हो जाएगा। इससे अच्छा मैं बोलूं कि हर स्टूडेंट अपने अपने क्लास में जाके बैठ जाए, मैं डायरेक्टली जाके ना 9th क्लास के स्टूडेंट से बात कर सकता हूँ। दैट इज विल बिकम द इजी, राइट। तो हमारा है ना यही जावा स्क्रिप्ट का भी कंसेप्ट है। वो क्या बोलता है ना कि सबका स्कोप लिमिटेड करो, एवरीथिंग शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द विंडो। इसलिए कभी भी डोंट ट्राई विदाउट वेयर कंडीशन हम लोग लिख ही नहीं सकते। तो अगर मेरे को विदाउट वेयर कंडीशन नहीं लिखना है तो उसके लिए उन्होंने क्या दिया है, यूज स्ट्रिक्ट, आपका एक कीवर्ड है। यूज स्ट्रिक्ट क्या करता है आपको? यूज स्ट्रिक्ट क्या बोलता है कि अगर आपने कभी भी ऐसे लिखा z इक्वल टू 12, तो ये कंपाइलेशन एरर ही आ जाएगी, z इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपका है ना हम लोग लिख ही नहीं सकते। अभी पहले मैं लिख रहा था z इक्वल टू 12, मैं अगर इसको कमेंट कर देता हूं और यहाँ पे अलर्ट z करता हूं, तो आपने देखा होगा कि अपन क्या कर सकते हैं, z इक्वल टू z अभी रन हो जाएगा। देखो तो स्ट्रिक्टली वेयर लगाना ही होगा, इसीलिए स्ट्रिक्टली वेयर लगाना ही होगा, वेयर या लेट कुछ ना कुछ लगाना होगा। ये डिफरेंस समझने आ गया। वेयर और लेट का डिफरेंस बिल्कुल इजीली समझने आ गया। यूज स्ट्रिक्ट समझने आ गया। और क्यों नहीं करते? क्योंकि हमको नहीं चाहिए कि कोई भी डेवलपर आपका है ना जाके
डेवलपर जाए और है ना विंडो में अपने वेरिएबल्स बनाने लगे, तो ग्लोबल वेरिएबल बनाए, तो वी रिस्ट्रिक्ट टू नॉट क्रिएट एनी वेरिएबल इनसाइड द ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, दैट्स द की रीजन हम लोग यूज करते हैं। वी ट्राई टू अवॉइड दैट, क्योंकि अंदर वेर का जो फंक्शन है अगर किसी ने ऐसे लिखा तो ये ग्लोबल में बन रहा है ना के, तो हमको ये अवॉइड करना है। लेकिन यूज स्ट्रिक्ट का भी एक और लिमिटेशन है। ठीक है, मैं यूज स्ट्रिक्ट बनाता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, ओके, कंट्रोल वी एक और ये सब हटा देता हूँ। ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन हो जाता है। तो मैं यूज स्ट्रिक्ट को क्या करता हूँ, यूज स्ट्रिक्ट मैंने ना दूसरे स्क्रिप्ट ब्लॉक में लिखा है। ठीक है ना, ठीक है, यूज स्ट्रिक्ट मैंने कहाँ लिखा है, z इक्वल टू 12। अभी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, लेट्स सी क्या होता है। 12 आ गया, z की वैल्यू प्रिंट कर दी उसने, कर दी ना z की वैल्यू प्रिंट। क्यों? क्योंकि यूज स्ट्रिक्ट इज ऑलवेज बी एप्लीकेबल फॉर वन सिंगल ब्लॉक, याद रहेगा, या वन सिंगल जेएस फाइल। याद रखना, हर जेएस फाइल में हमको स्पेसिफिकली डालना पड़ता है यूज स्ट्रिक्ट। वन ब्लॉक में, एवरी ब्लॉक यू हैव टू पुट द यूज स्क्रिप्ट। ये कंसेप्ट क्लियर है? ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है ना, इतना क्लियर है सबको? ओके, अब मैं इसके नेक्स्ट में जाता हूँ। वेर और इसमें तो आपको अंतर समझने आ गया, ओके। और मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी पेस्ट, const, const. Okay, in this example we are going to see the difference between let and const. Okay, तो let and const में क्या डिफरेंस होता है? आपको let पता है कब किसी को? अभी क्लोजर भी समझने आ गया ना सबको? अभी एक और कंसेप्ट होता है लेट एंड कॉन्स्ट। तो लेट एंड कॉन्स्ट में लेट का जो स्कोप होता है वो क्या होता है, वो कभी भी विंडो का पार्ट नहीं होता, और वो कभी उसका स्कोप कर्ली ब्रेस होता है। अगर मैंने लेट एम लिखा है यहाँ पे इक्वल टू 12, ओके, और मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैं यहाँ पे अलर्ट एम करता हूँ। ये नहीं, वेर और कॉन्स्ट वाला है ना, अगर मैंने दो ब्लॉक बनाए तो लेट इज अवेलेबल थ्रू आउट द जावास्क्रिप्ट। अगर मैं ग्लोबली बना रहा हूँ, याद रखना, दो ब्लॉक में भी अवेलेबल रहता है। ये भी इंटरव्यू में घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछ देते हैं। कर्ली ब्रेस का स्कोप है यहाँ पे, कर्ली ब्रेस नहीं ना, यही तो एक इंटरव्यू ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है ना भैया, कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी स्टार्ट किया 19 मिनट पहले, अभी आप कंटिन्यू कर रहे हैं वहां से। तो अभी हम लोग देख रहे थे क्लोजर और वेरिएबल लेट वेर का डिफरेंस देख रहे थे। ये भी याद रहेगा ना आपको, याद रहेगा, ये रिकॉर्डिंग पुरानी देख लेना, याद रहेगा ना। लेट का मीनिंग क्या होता है ना, एक्चुअली मेरा कर्ली ब्रेस रहता है, लेकिन अगर आप उसको ग्लोबल बना रहे हो तो ग्लोबल रहेगा अवेलेबल, नॉट इन ब्लॉक। याद रहेगा ये चीज, ये ग्लोबल बना, लेकिन इट इज नॉट पार्ट ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट। where is always a part of global, where is always a part of window object, और ये विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं रहता, लेकिन एक्सेसिबल हर जगह रहता है।
ये डिफरेंस समझने आया ना, ये क्योंकि है ना इंटरव्यू में ट्रिकीली पूछते हैं, क्योंकि आपको क्या याद रहता है कर्ली ब्रेसेस। अब मैंने तो स्क्रिप्ट ब्लॉक ही चेंज कर दिया तो क्या लोग बोलेंगे नहीं अलर्ट होगा। तो दिस इज बिकम द ट्रिकी क्वेश्चन, ये चीज समझने आ गई। अब मैं इसके आगे एक और नया कंसेप्ट बताता हूँ, कॉन्स्ट, CONST, कॉन्स्ट K इक्वल टू कॉन्स्ट K किया और K इक्वल टू मैंने 3 लिखा, तो ये मेरा कंपाइलेशन एरर है। K जब भी कॉन्स्ट बनाऊंगा ना, एक कॉन्स्ट होता है जिसको मेरे को वैल्यू देनी पड़ेगी, सपोज अब है, ओके, और मैं उसको कभी भी रीअसाइन नहीं कर सकता। एक बार असाइन हो गई ना, मैं K इक्वल टू कोई भी वैल्यू नहीं दे सकता। ऐसे अब है क्या अजय, ऐसा कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता। बाकी सारे कंसेप्ट आपके वही चलते हैं जो लेट के। लेट और कांस्टेंट में सिर्फ एक डिफरेंस है, कांस्टेंट इज ऑलवेज रिमेन द कांस्टेंट, और जब डिक्लेयर करते हैं उसी समय उसकी वैल्यू सेट करना जरूरी होता है। ओके, सी शार्प में भी कांस्टेंट था, तो उसमें भी क्या होता है, जब डिफाइन करते तब डिक्लेयर करते तभी वैल्यू करना जरूरी होता है। सी शार्प में सिर्फ एक और कंसेप्ट एक्स्ट्रा आ जाता है कि जिस क्लास में आपने कांस्टेंट बनाया है उस क्लास के कंस्ट्रक्टर में आप उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन चूंकि ये क्लास ओरिएंटेड है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे क्या होता है मेरा, यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है कंसेप्ट? किसी को कोई डाउट है? कॉन्स्ट और वेर लेट में क्या डिफरेंस है? कॉन्स्ट, लेट एंड कांस्टेंट, लेट और वेर, ये 3 इंटरव्यू क्वेश्चंस इज सब, और क्लोजर जो अभी हमने देखा, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस है। किसी को कोई डाउट है इन चारों में? अगर इसको ऊपर नीचे हमने 3 अलग अलग लिखे तो कौन सा लेगा? फर्स्ट वाला कि लास्ट? कॉन्स्ट K इक्वल टू, तूने फिर से डिक्लेयर किया कॉन्स्ट K इक्वल टू, ये कंपाइलेशन एरर ही है, लेट एंड कॉन्स्ट री डिक्लेयर हो रहा है। अगर मैं लेट m भी ये भी लिखूं ना, लेट m, LED लेट m इक्वल टू 23, तो भी मेरा ये नहीं करने था, जबकि मेरे को वेर को, हाँ एक और डिफरेंस यही है, राइट क्वेश्चन, कि मेरा वेर, अगर मैं यहाँ पे वेर बनाऊं n, वेर n इक्वल टू 12, वेर n इक्वल टू 12, मैं यहाँ पे ना ये लिख सकता हूँ वेर n इक्वल टू 14, कितनी बार भी लिख सकता हूँ मैं वेर, लेकिन लेट को नहीं लिख सकता। एक दोनों ही ग्लोबल ही है ना, तो एक ही स्कोप में मैं लेट को 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकता। ये भी डिफरेंस लिख लो, लिख लो सभी लोग। लेट m इक्वल टू 12 किया और लेट m इक्वल टू 23, एक ही स्कोप में ना ग्लोबल में, तो मैं उसको 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकता, जबकि वेर को हम 2 बार डिक्लेयर कर सकते थे। ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया ना? एक भी कोई ऐसा टॉपिक है जो कांस्टेंट नहीं लेट कैन चेंज, लेट कैन चेंज, m इक्वल टू 24 कर सकता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं लेट फिर से नहीं लिख सकता, जबकि वेर में मैं लिख सकता हूँ ये चीज। वेर 2 बार लिख दिया कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कांस्टेंट तो एक बार भी चेंज ही नहीं हो सकता। लेट m इक्वल टू 12 लिखा है, नीचे m इक्वल टू 24 लिखे, तो कौन से वैल्यू लेगा? अभी यहाँ तक पहले 12 लेगा, उसके बाद 24 लेगा, वो तो चेंज हो गई ना। आउटपुट क्या है? 24 जब भी अलर्ट करोगे। यहाँ पे अलर्ट किया तो क्या होगा, अलर्ट m 12, और इसके बाद अलर्ट किया तो 24, क्योंकि वो चेंज हो गई वैल्यू। लेकिन कांस्टेंट तो कभी चेंज भी नहीं हो सकता, लेकिन लेट को आप ऐसे भी नहीं लिख सकते कभी फिर से, जबकि वेर को लिख सकते थे पूरे ECMA 5 में। ये जो ये क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा लोगों को इसी पे ही लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना? ये रिजेक्ट करने के लिए काफी है कि आपको बेसिक ही नहीं पता। अभी ये वाले कंसेप्ट आपको कोई भी पूछेगा तो आप बता दोगे। क्लोजर क्या होता है, जो हमने देखा, वो जो जिस जगह पे आपका लिखा है उसके ऊपर 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 जाएगा। हाँ, कॉल हो रहा है वहां पे नहीं है, याद रखना, कॉल हो रहा है वहां पे नहीं, कहाँ पे, जहाँ लिखा है उसके ऊपर ऊपर। हाँ, पेरेंट, वो फिर कितना भी कितने भी फंक्शन के अंदर फंक्शन है। ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ओके, मैं आज नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ूं।
तो एक और कंसेप्ट होता है जावास्क्रिप्ट में जिसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, हम लोग गूगल कर लेते हैं, इसका कंसेप्ट है कनिन। ठीक है ना, एक बार मैं देखता हूँ गूगल पे, इसका कंसेप्ट को कनिन ही बोलते हैं ना, गूगल जावास्क्रिप्ट कनिन। कैनन जावास्क्रिप्ट कनिन करीन सर नहीं, मैं इस नाम पर्टिकुलर भूल गया, क्या बोलते हैं? CU करिंग। ये एक है ना नया फंक्शन, नया प्रॉपर्टी करिंग। ओके, करिंग क्या होता है? ये फंक्शन, ये एक है ना पर्टिकुलर, इसी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो मैं करिंग, ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन में आजकल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। Ctrl+C, मैं इस फाइल का नाम रिनेम कर देता हूँ। कहाँ गया? ठीक है ना। अब ये करिंग फंक्शन क्या होता है? ये भी एक है ना नया नहीं है, पुराना ही कंसेप्ट है। मैं काम कर रहा हूँ, इजी है वो, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। अगर आपको क्लोजर समझने आता है ना, तो करिंग फंक्शन इज नॉट ऑल अबाउट द क्लोजर। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बनाता हूँ एक प्रिंट स्टेटमेंट, print प्रिंट फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है ना, और इसमें क्या बोलता हूँ मैं, function फंक्शन। यहाँ पे सपोज मैंने दे दिया, यहाँ पे मैंने दिया टेक्स्ट, टेक्स्ट, और याद देता हूँ a वेरिएबल दे देता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैंने एक और फंक्शन बनाया। ठीक है ना, और ये मेरा रिटर्न कर रहा है, return रिटर्न फंक्शन, और इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, text टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ alert text प्लस a। ठीक है ना, और यहाँ पे एक और वेरिएबल बना देता हूँ where b इक्वल टू 14। ठीक है ना, a प्लस b। ठीक है, जस्ट फॉर नेम से आई एम क्रिएटिंग दिस फंक्शन। ओके, और मैं काम कर रहा हूँ where p इक्वल टू प्रिंट, print प्रिंट। ओके, और p में अभी मैं क्या करूँ, p इज बिकम, चूंकि ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो p एक फंक्शन टाइप का होगा, और p में मैं रिटर्न कर रहा हूँ अब है, व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ दिस, और p में मैं a पास कर देता हूँ a। ठीक है ना, p कैपिटल, ये p स्मॉल होना चाहिए, ये p स्मॉल। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसको रन करूँ, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस, एंड दिस कंसेप्ट इज व्हेन फंक्शन रिटर्न फंक्शंस। ओके, तो वो एक, और वो फंक्शन अपने पेरेंट के जो क्लोजर का कंसेप्ट है, वो वहां पे पेरेंट वेरिएबल अवेलेबल रहेगा, तो दोनों कंसेप्ट को मिला के जो कंसेप्ट होता है वो क्या बन जाता है, करिंग। क्लोजर कि मेरा ये फंक्शन था, वो हमेशा ऊपर वाले इसको एक्सेस करेगा, राइट, उसके वेरिएबल एक्सेस रहेंगे, और फंक्शन जब फंक्शन को रिटर्न करता है, ये दोनों कंसेप्ट मिला के मेरा क्या हो जाता है, ये देखो अब है 814 आ गया आंसर। तो ये कंसेप्ट क्या कहलाता है मेरा, करिंग फंक्शन। ओके, और ये इंटरव्यू के ट्रिकी क्वेश्चंस में से एक है, और जो सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है। याद रहेगा ये क्वेश्चन, कौन कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्लोजर, लेट। ओके, तो ये फंक्शन क्या है, ये दो कंसेप्ट को मिलके बनता है। जब मेरा एक फंक्शन को रिटर्न करता है, और इस फंक्शन में मैंने ना क्या यूज किया है, ऊपर वाले वेरिएबल यूज किए हैं मैंने, जो या तो पैरामीटर पास किया है ऐसे, तो कोई भी वेरिएबल क्लोजर जैसा ही। इस फंक्शन में मेरे को यहाँ के एक्सेस तो रहेंगे ही ना, तो ये दो कंसेप्ट मिला के मेरा कंसेप्ट बन जाता है करिंग कंसेप्ट। और अगर मैं इसको करिंग जहां पे भी डिफाइन किया ना, उन लोगों ने हमेशा ऐसे ही डिफाइन किया होगा। रिटर्न में क्या कर रहा हूँ, हमेशा
जो फंक्शन इज रिटर्निंग वन फंक्शन। ओके, मैं रिटर्न भी कर सकता हूँ, मैंने अलर्ट किया है कुछ भी। और इस फंक्शन के अंदर मेरे को ए जो वेरिएबल है जो ऊपर से पास किया था वो भी एक्सेसिबल है, और मतलब ऊपर के वेरिएबल एक्सेसिबल है विच इज लाइक द क्लोजर। क्यों? क्योंकि ये वाला जो वेरिएबल होगा वो मेरा यहाँ पे एक्सेसिबल ही होगा, ए इज ऑलवेज भी अवेलेबल ही है। तो मेरा कंसेप्ट क्या होगा, ए जो भी आया था बी भी जो आया था वो दोनों अवेलेबल है, तो ये दोनों मिला के मेरा क्या कंसेप्ट बन जाता है, करेंट का फंक्शन बन जाता है। अब इसका यूज क्या है, कोई पूछेगा कि तुमने ना यूज क्या किया था इसको, ठीक है ना। तो मैं सिंपल से एक काम करता हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, इसको टाइप लिख देता हूँ, राइट। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और कंसेप्ट यहाँ पे आता है, इफ type टाइप इक्वल टू डेवलपमेंट। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कंट्रोल एक्स एल्स। और ये तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, इसके एग्जांपल में ना बहुत, अगर आप देखोगे ना रियल लाइफ में इट विल ऑलवेज गिव यू द ह्यूज प्रॉफिट। ओके, और console.log में क्या कर दूंगा, टेक्स्ट txt, ठीक है, जो भी फंक्शंस मैंने लिखा है ना, और इसको मैं अलर्ट कर देता हूँ टेक्स्ट। लेट्स सी दैट अभी जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ प्रिंट को, अगर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ विद डेवलपमेंट, तो क्या हो गया, मेरा टेक्स्ट अलर्ट हो गया। और अगर मैं इसको डेवलपमेंट के अलावा सपोज प्रोडक्शन करता हूं, कुछ भी दे सकता हूं, नॉन डेवलपमेंट, देन व्हाट इज हैपनिंग, यू विल सी दैट कि क्या हुआ यहाँ पे, console.log में आ गया। तो हमारे पास बहुत सारी रिक्वायरमेंट हमको क्या होती है कि कुछ चीजें हमारी स्पेशल डेवलपमेंट में तो होनी चाहिए लेकिन प्रोडक्शन पे नहीं होना चाहिए। डिपेंडेंसी इंजेक्शन टाइप से हम लोग ये इंजेक्ट कर रहे हैं कि भैया मेरा क्या है ना, मेरी ये चीज क्लाइंट साइड पे होना चाहिए, मतलब जब मैं डेवलप कर रहा हूँ तो मेरे को अलर्ट दिखे टू डिबग, बट प्रोडक्शन में मेरे को यहाँ पे console.log होना चाहिए। या मैं बोलूँ स्टेज है तो मेरा console.log होना चाहिए, और कुछ भी प्रोडक्शन है तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम लोग जब डिबग लिखते हैं ना तो हम लोग इस तरीके से लॉजिक लिखते हैं, तो ये लॉजिक समझना है ना, तो ये पूरा जो लॉजिक लिखने का तरीका है वो क्या तरीका है, और ये जो P है वो मैं एक बार ग्लोबली डिफाइन कर दूंगा और 1000 जगह में जाके कोड लिख दूंगा जहाँ पे मेरे को डिबग करना है, और P की जगह मैं बोलता हूँ इसको डिबग, प्रैक्टिकल नेम इज डिबग, ठीक है ना। अब अगर मेरे को डिबग करना है इसको, हाँ सॉरी, अगर मेरे को इसको डिबग करना है तो मैंने वहां पे क्या लिख दिया, डिबग लिख दिया। अभी जिस जगह पे मैं हूँ उस हिसाब से वो डिबग, और ये वाली लाइन तो मैं ना जो भी मेरा ये जो लाइन है, अब मैं पूरे प्रोजेक्ट में इसकी गरज नहीं है, मेरे को क्या लिखना है, डिबग। मेरे को इससे प्रॉफिट क्या है, मैं पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हर जगह डिबग यूज कर सकता हूँ कीवर्ड। ओके, चेयर्स होंगी ना पीछे, एक भी नहीं है, चेयर से कम पड़ने लगी क्या, ये ले लो, मैं इधर आके दो किसी ने 2 चेयर नहीं है क्या, ओके। तो ये मेरा क्या, ये आपको कंसेप्ट समझना है, इसका प्रॉफिट क्या है कि आप, और सिर्फ इस जगह नहीं, 1000 से जहां पे आपको ऐसा करना है ना कि इस बेस पे ये काम हो, और आप कॉलिंग फंक्शन एक जैसा लिखोगे, आगे जाके आप सब कुछ काम कर दो वैसा का वैसा। एंड ये कंसेप्ट है ना, करेंगे के कारण हम ना मेजर ऑफ द डिजाइन पैटर्न, अभी आप लोग डिजाइन पैटर्न के लेवल पे अभी आप है ना को करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, एंड एक्सपीरियंस भी उसके लिए ना कम से कम 5 से 6 साल का जावास्क्रिप्ट में लगेगा। सारे डिजाइन पैटर्न जितने भी आपके यूज होते हैं वो इस करेंट कंसेप्ट को बेस लेके ही होते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग रन टाइम पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना या ये सारी चीजें हम लोग किससे करते हैं,
करिंग फंक्शन से ही करते हैं। ये समझ में आ रहा है। लेकिन आपके लेवल का जो एक्सपीरियंस है 5 से कम, ठीक है ना, आपके लेवल पे वो डिजाइन पैटर्न तो आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको क्या पूछेंगे जरूर, करिंग जरूर कंसेप्ट पूछेंगे, ठीक है ना। उसको आप है ना, हाँ हेडफोन लगा लो। ये कंसेप्ट समझना है। एक और चीज है बूटस्ट्रैप में, इसके पैरेलली एक और कंसेप्ट चलता है जिसका नाम है होइस्टिंग, ठीक है ना। होइस्टिंग भी लिख के रखो। और प्रैक्टिकल नहीं समझना है अभी मेरे को। अरे मैंने ये दिस इज प्रैक्टिकल थिंग राइट। मेरे को मैं क्या करूंगा, मेरे ना तेरी 50 पेज की एप्लीकेशन है, थिंक अबाउट दैट। आपके 50 पेज की एप्लीकेशन है, आप है ना सबसे पहली जेएस फाइल में ना आपको ना 50 पेज तक अपने को डिबग तो करना ही पड़ता है। व्हाट यू डू फॉर डिबग, आप अलर्ट लिख के रखते हो राइट। जावास्क्रिप्ट में आपकी रेगुलर प्रैक्टिस होगी अलर्ट की, होगी ना, लेकिन आप फिर बाद में आप उसको रिमूव कर देते हो। ये क्या हो गया, ये दिस इज ओवरहेड हुआ कि नहीं। इससे ज्यादा अच्छा डेवलपर्स क्या करते हैं आज के टाइम में, और ये रियल लाइफ है कि जो भी अच्छा डेवलपर होगा ना वो क्या करेगा, वो है ना करिंग फंक्शन बना देगा। अलर्ट यूज करने की बजाय अब मैं ये डिबग फंक्शन यूज करूंगा, और मेरे को सिर्फ एक जगह चेंज करना है। मैं बोल दूंगा भैया मेरा ये प्रोड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स इफ में डालता हूँ टाइप इक्वल टू QA, तो मैं क्या बोल रहा हूँ console.log और else, और मैं क्या इसको क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ करूंगा ही नहीं यहाँ पे। अब इससे प्रॉफिट क्या होगा कि मैं अगर है ना मेरा एक ही जगह पे चेंज है, मैंने अपना पूरा कोड डिप्लॉय कर दिया 500 पेज का, जैसे 500 पेज की जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, आपने क्या किया, सिर्फ पहली जगह पे जाके लिख दिया मेरा यहाँ पे जो डिबग का ऑब्जेक्ट जहां बनाया है वहां पे लिख दिया आपने प्रोडक्शन या QA, तो आपका है ना टेस्टर को दिखेगा नहीं कि भैया मेरा है ना console.log हो रहा है, और console.log टेस्टर तो उसके लिए बग नहीं निकालेगा। लेकिन अगर वहां पे कोई जावास्क्रिप्ट का इशू आ रहा है, व्हाट यू कैन डू, राइट क्लिक करके नीचे कंसोल में देख सकते हो राइट। प्रोडक्शन पे क्या होगा, प्रोडक्शन पे आपका हमारा अलर्ट आएगा ही नहीं ना, कंसोल होगा तो वहां पे कुछ नहीं होगा, तो एंड यूजर को कोई इम्पैक्ट नहीं है, कंसोल में भी नहीं आ रहा। एट द सेम टाइम आपका किसी तो भी ब्राउजर के ऊपर जाके आपका अटक गया, हालांकि हम लोग डिबग वैसे भी कर सकते हैं डेवलपर टूल में, लेकिन अगर मेरा कहीं पे तो भी जाके मेरा क्या हो रहा है ना, मेरा है ना प्रोडक्शन पे कोई तो भी जावास्क्रिप्ट फट रही है, आपने वहां पे यहाँ पे डिबग डाल दिया स्टेटमेंट, ओके, सभी यूजर के लिए तो प्रोडक्शन रहेगा तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। मैं क्या चाहूंगा, डेवलपमेंट टूल पे डिबग को टेस्ट कर QA कर दिया। अब मैं अगर एंड यूजर के इस पे बैठा हूँ रिमोट लेके, मैं वहां पे डेवलपर टूल पे जाऊंगा और ये कर दूंगा, तो मेरे को जितने भी लॉग है ना मेरे को कंसोल में मिल जाएंगे, और उसका हम लोग प्रॉफिट उठाते हैं। ये एक प्रॉफिट हुआ इसका, ठीक है ना। या मैं दूसरा मैं बोलता हूँ कि आपको है ना पाथ यूज करना है। कई बार हमारे जो पाथ होते हैं ना वो ऐसे पाथ होते हैं कि भैया मेरे को क्या है कि वैसे तो उसके लिए हम लोग कांस्टेंट बनाते हैं कि भैया मेरे को है ना जब QA है तो मेरे को एक दूसरे सर्वर से कोई इमेज लानी है, प्रोडक्शन है तो दूसरे सर्वर से इमेज लानी है, ऐसे आपको जरूरत पड़ सकती है ना। अगर मेरा प्रोडक्शन है तो तीसरा सर्वर है, आप थर्ड पार्टी सर्वर से भी तो इमेजेस जावास्क्रिप्ट वगैरह ला सकते हैं, उस समय भी आप इस लॉजिक को यूज कर सकते हैं। आपने एक जगह लिख दिया पूरा कोड, और सिर्फ पहली जगह जहाँ पे भी आपने फंक्शंस बनाया था वहां पे लिख दिया कि भैया ये मेरा प्रोडक्शन है, एक ही बार तो ये डिबग तो एक ही बार बनाना है, ग्लोबल बनाना है, तो उसमें लिख दिया ये प्रोडक्शन है। या मेरे को गेट URL करके फंक्शन बनाया और उसमें मैंने पास कर दिया कि भैया ये मेरा प्रोडक्शन है, वो हमेशा प्रोडक्शन की URL ले आएगा। तो दिस टाइप ऑफ लॉजिक्स वी राइट इन प्रोडक्शन। या आपकी मेरे को ऐसा करना, एक और लॉजिक है, आपके अगर 3 प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं, हर इसके लिए अगर आपकी मेथोडोलॉजी अलग अलग है तो आप एक ही जगह लिखोगे और प्रोडक्ट के फंक्शन को कॉल करोगे। एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी डू रैपिडली, एंड दिस इज द डिजाइन पैटर्न्स, एंड जो सबसे ज्यादा हमारा यूज होने वाली चीजें।
अभी आपको प्रैक्टिकल इसका समझने आने के लिए कम से कम मैंने 2-3 साल आप जावास्क्रिप्ट पे प्रैक्टिस कर लो, एंड उसके बाद ही आप इसको थोड़ा सा भी समझ पाओगे। इंटरव्यू में वो सिर्फ यही देखेगा कि आपको इतना पता तो है ना कंसेप्ट, अभी आपको समझने आ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन ये इंटरव्यू का है तो जितने मैं टॉपिक बता रहा हूँ ना, इंटरव्यू का जो बताया वो समझ में आया। जो आप बोल रहे हैं ना कि डिजाइन पैटर्न का, डिजाइन पैटर्न आपके लेवल पे है ना, आप अभी कर भी नहीं पाओगे, और कर लो ऐसा नहीं है कि कर नहीं पाओगे, लेकिन उस डिजाइन पैटर्न्स जो भी हम डेवलपमेंट करते हैं ना, उसके लिए लॉट्स ऑफ डिजाइन पैटर्न्स आर अवेलेबल। ओके, तो वो है ना, वो करने के लिए अपने को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, तो उस लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है आपको। और अभी आपका फर्स्ट टारगेट जॉब लेना है, अर्ली जॉब लेना है, तो आप इतने डिटेल में जा नहीं सकते, आपको भी n नंबर ऑफ टॉपिक कवर करने हैं जॉब लेने के लिए। तो आप है ना सबसे पहले जो इंटरव्यू में पूछेंगे उतनी तो तैयारी करो, लेकिन कंसेप्ट समझ में आ गया ना, अभी आगे इसके इम्प्लीमेंटेशन n तरीके से हो सकते हैं। और किसी ने अगर दूसरे ने कोड लिखा है आप ज्वाइन के बाद भी, तो आप समझ जाओगे कि एक करिंग का फंक्शन है, और यहाँ पे मेरे को स्कोप में वो वैल्यू मिल रही है। ऐसा नहीं समझोगे ना डीबग में मेरे को ये टाइप कहाँ से आ गया, या जब मैंने टैक्स ए लिखा था ए वैल्यू मिल कहाँ से रही, तो कहाँ से मिल रही है, जब मैंने उसको पहले डिक्लेयर किया था ना, वहां पे कहीं पे तो भी पास हो रही होगी। ठीक है ना, करिंग फंक्शन समझने आ गया। उसके अलावा एक और कंसेप्ट होता है जो मैं अभी आपको बता रहा था, होइस्टेड। ओके, तो ये कंसेप्ट भी एग्जांपल क्या है कि वेरिएबल को मैं एक है ना, इसके लिए और फाइल बनाएंगे, और ये इंटरव्यू में ना घुमाने के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस पूछते हैं, ज्यादा पूछते नहीं है जावास्क्रिप्ट में, लेकिन लोग इतने से क्वेश्चंस बता नहीं पाते। होस्टिंग क्या नाम है इसका, ये HO स्पेलिंग सही लिख देते हैं इसकी, और दिस इज आल्सो HOISTED। ठीक है ना, ये होस्टेड का एक एग्जांपल बना रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, वेर स्क्रिप्ट SCRIPT स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। क्या करना है मेरे को, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज स्ट्रिक्ट, देखते हैं यूज STRICT यूज स्ट्रिक्ट। ठीक है ना, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ A इक्वल टू 12। ओके, और alert A। What would be the output of this? यूज स्ट्रिक्ट लिखा है। ठीक है ना, अभी देखते हैं ये ना 6-7 आप कहीं पे भी इंटरव्यू क्वेश्चन जब तक रन हो रहा है, मैं बता रहा हूँ 6-7 ये इंटरव्यू क्वेश्चन है ना, जो पता है क्या सबको है ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक करते हैं, और सबको वो पूछते मैं होस्टेड। ओके, यहाँ पे मेरा 12 आ गया, मैं फिर से रिलोड कर रहा हूँ, 12 आ गया, जबकि मैंने क्या यूज किया है, यूज स्ट्रिक्ट। मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और वेर A इक्वल टू 15 करता हूँ। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस, A इज अनडिफाइंड। ठीक है ना, मेरा जबकि मैंने यूज स्ट्रिक्ट लिखा है, यहाँ पे 2 रूल चलते हैं, ये रूल समझ लो आप क्या होते हैं। ठीक है ना, जबकि मैंने आप है ना जब जावास्क्रिप्ट रन होता है ना, तो वो क्या करता है, ऊपर से नीचे तक है ना सबसे पहले जावास्क्रिप्ट है ना कंपाइल होता है। ओके, जावास्क्रिप्ट इज इंटरप्रेटर लैंग्वेज, यहाँ पे तो सब कुछ रन टाइम पे ही कंपाइल हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, जावास्क्रिप्ट कंपाइल करता है फर्स्ट लाइफ साइकिल में ही, वो फर्स्ट लाइफ साइकिल वो क्या करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नहीं करता, वो सिर्फ जितने मेरे डिक्लेयर वेरिएबल है ना उनको डिक्लेयर करता है। क्या करता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन करता है सिर्फ। ओके, और
उसके बाद सेकेंड लाइफ साइकिल में वो उसको रन करना चालू करता है। तो मेरा चूंकि मेरा और यूज स्ट्रिक कब यूज होता है, जब आपका वो रन कर रहा है ना, तब वो यूज स्ट्रिक को चेक करता है, ना कि कंपाइल के टाइम पे, ठीक है ना। तो यूज स्ट्रिक में उसको चेक किया कि भैया मेरा वेर है, तो पहले ही डिक्लेयर तो हो ही चुका था, कंपाइल टाइम में ही हो गया फर्स्ट लेवल पे, तो वो उसको एरर नहीं देगा। तो तुम उसमें अब वो असाइनमेंट ऑपरेटर आप कर सकते हो। लेकिन जब मैंने डिक्लेयर किया तो ये 15 क्या हुआ, डिक्लेयर असाइनमेंट ऑपरेटर कब चलता है, जब मेरा रन हो रहा होता है प्रोग्राम, ठीक है ना। तो मेरा क्या हुआ, उसको ये यहाँ पे चूंकि डिक्लेयर के टाइम पे वो, जब कंपाइल के टाइम पे वो वैल्यू असाइन नहीं करता, क्या नहीं करता, वैल्यू असाइन नहीं करता। और तो उसको क्या करता है वो, आप यू कैन यूज ऊपर उसने a को अनडिफाइंड दे दिया। लेट्स डू दिस विद द कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट और लेट, ये जो कॉन्स्ट है ना, तो a इज कॉन्स्ट और लेट, कॉन्स्ट के साथ उसने क्या किया, लेट, और कॉन्स्ट और लेट दिया ना मैंने, तो यहाँ पे इन दोनों के साथ यही चीज मेरी क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड आती है। क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो कॉन्स्ट और लेट को है ना डिक्लेयर के टाइम पे, कंपाइल के टाइम पे डिक्लेयर भी नहीं करता है। ये भी एक मेन डिफरेंस है, इवन यूज स्ट्रिक है। तो ये भी एक है ना मेरा मेन डिफरेंस है। लेट एंड कॉन्स्ट इज ऑलवेज बी रन टाइम, और वेर जो होता है ना वो कंपाइल टाइम पे होता है। तो मैं लेट a इक्वल टू 15 या a इक्वल टू ऐसे लिखूंगा ना, a इक्वल टू 13, तो मेरा एरर है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर वेर लिख दूंगा, वेर इट्स वर्क, ये बहुत कंफ्यूजिंग है ये सारी चीजें, लेकिन आपको करना तो पड़ेंगे। मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताए याद है आपको, आपने लिखे हैं सारे, एक बार रिवाइज करोगे आप। और ये आपने ने अभी तक एक भी डॉक्यूमेंट नहीं भेजा मेरे को, जितने भी अपनी क्लासेज हुई, मैंने बोला वर्ड डॉक्यूमेंट में मेरे को चाहिए जो भी आप कर रहे हो। हाँ, तो उसका अपने लास्ट वर्षों का भेजा नहीं डॉक्यूमेंट, तो मेल करना था आपको? हाँ, सब कुछ मेल कर, तो मैं आई कैन चेक, ये भी सब मेल करना है। अभी हम देखेंगे नल एंड अनडिफाइंड का भी डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है ना। जो मेल करने का मालूम नहीं था। हाँ, आपको मेल आईडी तो है ना आपके पास, तो लेके जाना आप। तो पता है कि मेरे को याद रहता है कि आपका ये हुआ और आपका अंडरस्टैंडिंग कितना है। फिर मेरी इतनी बैचेस चलती है ना, तो मेरे को फिर याद रखना थोड़ा मुश्किल। तो मैं क्या करता हूँ, आपके आने के पहले वो मेल चेक कर लेता हूँ कि आपका क्या क्या हो चुका है। इसलिए हमेशा वो रोज के रोज का मेल करके रखना, ठीक है ना। वरना ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ रह जाता है। इससे अच्छा आप मेल डॉक्यूमेंटेड रखोगे तो मेरे को पता रहेगा कि आप क्या क्या कर रहे हो। अभी इतने कंसेप्ट समझने आ गए, कोई प्रॉब्लम है। अभी हम लोग एक और नया कंसेप्ट समझते हैं। मैं इसको एक और न्यू फाइल बना देता हूँ, न्यू HTML पैच, ओके, HTML अंडरस्कोर नल, ठीक है, डॉट चलो नल HTML तो ऑटोमेटिकली लेगा ना। ये भी इंटरव्यू में खूब ज्यादा पूछे जाना वाला क्वेश्चन है जो इनने अभी पूछा। मैंने जब डाटा टाइप बताए थे तो उसमें मैंने आपको डेटा टाइप बताए थे। कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं मेरे? अनडिफाइंड, ठीक है ना। तो अनडिफाइंड के दो कैटेगरी होते हैं और ऑब्जेक्ट 5 + 1 6 होते हैं, ठीक है ना। अनडिफाइंड इज कन्वर्टेड इनटू 2 कैटेगरी। वन इज व्हेन आई राइट वेयर ए, तो ए का डेटा टाइप क्या होता है? ए का डेटा टाइप क्या होता है? अनडिफाइंड, राइट। ए का डेटा टाइप क्या है? अनडिफाइंड, ओके। और अगर मैं अलर्ट बी करता हूं तो बी का डेटा टाइप क्या है? अभी बी क्या है? तो बी इज आल्सो अनडिफाइंड विद एरर, क्योंकि उसको आपने कहीं डिक्लेयर नहीं किया है। ए को अगर मैं अलर्ट करता हूं तो कभी एरर नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी?
एरर नहीं आएगी। लेकिन बी को आपने असाइनमेंट नहीं किया, डिक्लेयर तो किया है ना, तो वो भी अनडिफाइंड है। लेकिन अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया और उसको आप यूज करने की कोशिश कर रहे हो तो क्या है ये रॉन्ग। अंडरस्कोर नल नाम की फाइल है, ठीक है ना। क्या नल डॉट HTML पेज फाइल का नाम तो सही है ना, HTML हो गया, HTML डॉट। ओके, तो यहाँ पे क्या गया, बी इज नॉट डिफाइंड, ये मेरी एरर हो गई। क्या, जब मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया और उसको यूज करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये एक एरर है। जबकि अगर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसको यूज करने की कोशिश कर रहा हूं तो उसका वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड, एंड उसका टाइप क्या है, अनडिफाइंड। और ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। बाकी जितने भी डाटा टाइप हैं, कितने डेटा टाइप बचते हैं, 5 + 1 6 डेटा टाइप है ना। तो एक अनडिफाइंड तो समझने आ गया अच्छे से। बाकी जितने भी डेटा टाइप है ना, दे आर रिक्वायर्ड टू बी असाइनमेंट ऑपरेटर। मैंने जैसे उस दिन आपको बताया था, एवरी डेटा टाइप इज रिक्वायर द असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर मेरे को एक का डेटा टाइप स्ट्रिंग बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अभय लिखना पड़ेगा, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। ये याद है ना आपको, अपन ने किया था। अगर ये ए को ही मैं नंबर कर दूंगा फिर से, तो a = 12, तो और डेटा टाइप किस समय डिफाइन होता है, जिस समय भी असाइनमेंट होता है, उसके बाद ये रन टाइम पे चेंज कर सकता है अपना डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट। याद है आपको, ठीक है ना। तो ये आपका अनडिफाइंड के अलावा जितने भी डेटा टाइप्स हैं उसके लिए कौन सा ऑपरेटर लगता है आपको, असाइनमेंट। मैं एक और डायरेक्टली भी वैल्यू असाइन कर सकता हूं अनडिफाइंड। ओके, ये भी एक अनडिफाइंड वैल्यू है जिसमें ए का डाटा टाइप क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। नल एक डेटा टाइप है जिसको हमको असाइनमेंट ऑपरेटर रिक्वायर है। नल को हमको असाइनमेंट ऑपरेटर रिक्वायर होता है, याद रखना। नल कब यूज करते हैं? नल क्यों यूज करना, ये एक फंक्शनल चीज है, आप फंक्शनलिटी के लिए करते हो। अगर मैंने कहना सपोज एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाना है मेरे को, वेर ई = नल लिख दूंगा, ठीक है ना। तो मैं आगे क्या कर सकता हूँ ना कि नल क्यों लिख दिया, तो अब मैं आगे जाके चेक कर सकता हूँ कि ये वैल्यू मेरी नल है या उसको कुछ आपने ऑब्जेक्ट असाइन किया है क्या। तो इसलिए हम लोग नल यूज करते हैं। तो ये आपका ना कोडिंग के टाइम पे एक रिक्वायरमेंट पड़ती है कई बार कि अगर मेरा ई नल नहीं है तो उसको नया ऑब्जेक्ट असाइन कर दो, वरना मत करो। ऐसे इफ एल्स लगाते हो ना, इफ नॉट ब्लैंक कंडीशन लगाते हो, तो उसके लिए हमारा हमने एक स्पेशल वैल्यू दी है नल, जो हम लोग इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। इट्स जस्ट ए वैल्यू। लेकिन इसमें एक और ट्रिक है, मेरे डेटा टाइप पूरे जावास्क्रिप्ट में कितने, 5 + 1। लेकिन अभी आप अगर देखोगे ना, टाइप ऑफ ए, व्हाट डू यू थिंक, टाइप ऑफ ए क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। क्यों, नल का ऑब्जेक्ट, लेकिन नल तो डेटा टाइप भी है। लेकिन कभी भी जब मैं टाइप ऑफ चेक करता हूं ना, तो उसका आंसर नल नहीं आता, वो ऑब्जेक्ट आता है। देयर इज नो वे कि यू कैन गेट द टाइप ऑफ नल टू नल। वो हमेशा क्या देता है, ऑब्जेक्ट ही देता है। तो ये हमारी है ना, और ये क्यों देता है, क्योंकि है ना ये ECMAScript जिसने डिजाइन किया है, उन लोगों ने डेफिनेशन दी है कि भैया टाइप ऑफ नल शुड बी द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये इसका रीजन है। एक और रीजन है यहाँ पे, एक और ऐसी एक और चीज ट्रिकी क्वेश्चन है। FUN लिखता हूँ यहाँ पे, मेरा FUN = FUNCTION फंक्शन। ओके, फंक्शन, इसका डेटा टाइप क्या होगा, FUN का डेटा टाइप हमारा क्या होगा, फंक्शन। एक और ये भी ECMAScript ने लिखा है, जबकि फंक्शन इज नॉट एट ऑल टाइप,
एक भी टाइप में अपन बात करते हैं क्या, लेकिन फिर भी इसका टाइप क्या आता है, फंक्शन। ये हमारा एक और इंटरव्यू ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है, लिख के रखो। फंक्शन का डेटा टाइप टेक्निकली तो ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन है ना वो क्या देता है, फंक्शन देता है। अभी मैं एक और काम करता हूँ कि इसमें लिखता हूँ वेर b इक्वल टू new new fun, ओके, और टाइप ऑफ b देखते हैं। न्यू कीवर्ड, और तो इसका क्या आएगा आंसर, बी का ऑब्जेक्ट आएगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट। एक और चीज समझो, कोई भी फंक्शन जब मैं न्यू के बाद लिखता हूं तो उसका क्या बोलते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टर। और बी इज कंसिडर एज ऑब्जेक्ट, और न्यू के बाद जो फंक्शन लिखा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर। सी शार्प में भी ऐसा ही होता है, जो भी हम लोग न्यू के बाद लिखते हैं फंक्शन दैट इज कंसिडर एज द कंस्ट्रक्टर। लेकिन सी शार्प में क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा सेम होता है, तो ये कंसेप्ट वहां पे पूछा नहीं जाता है, यहाँ पे पूछा जाता है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। तो एनी फंक्शन विच इज रिटर्न आफ्टर द कंसिडर एज कंस्ट्रक्टर। अभी मैं एक और चीज करता हूं, दिस डॉट नेम, दिस डॉट ए, बाकी सब कुछ हटा देता हूं, ठीक है ना, या दिस डॉट नेम फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट NAME फर्स्ट नेम इक्वल टू, मैं अभय लिखता हूं, चलो, ओके। If I will call this fun fun, what do you mean by this? None. और अगर मैं इसको ऐसे कॉल करता हूं तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है ना, मैं अगर यहाँ पे लिखूं अलर्ट विंडो डॉट फर्स्ट नेम, तो मेरा यहाँ पे अलर्ट आएगा। अभी देखते हैं, ठीक है ना, मेरा विंडो डॉट, इस लाइन की अभी जरूरत नहीं है, विंडो डॉट, क्यों, क्योंकि अगर आप पे ना दिस कीवर्ड किसी फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हो और उसको डायरेक्टली कॉल कर रहे हो तो इसका मीनिंग क्या होता है, हाँ, दिस का मीनिंग क्या होता है, दिस का मीनिंग यहाँ पे विंडो होता है और विंडो के अंदर आप रजिस्टर कर रहे हो। लेकिन अगर इसी की जगह में ये लिखूं वेर बी इक्वल टू न्यू फंक्शन, तो यहाँ पे और विंडो डॉट फर्स्ट नेम करूँ तो फर्स्ट नेम विल बी अनडिफाइंड, ठीक है ना, ये याद रहेगा। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। अभी ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ये एक प्रॉब्लम है ना सबसे ज्यादा है कि अगर मैंने ना एक फंक्शन बना, जस्ट थिंक अबाउट दैट, मैंने एक मेरे को एक है ना एम्प्लॉय की क्लास बनानी थी, सर इधर देख लो, अगर मेरे को एक एम्प्लॉय की क्लास बनानी थी, ठीक है ना, एम्प्लॉय, तो अभी तक लोग क्या करते थे ना, हम लोग एम्प्लॉय की क्लास ऐसे ही बनाते हैं ना, दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम, ओके, तो ये मेरी एक क्लास बन गई, दिस एम्प्लॉय विल कंसिडर एज द क्लास इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना। अब मैं अगर इसको कंट्रोल C करता हूं और इसको मैं कंट्रोल V, अगर मैंने तो एक्सपोज कर दिया, लेकिन अगर किसी ने इस तरीके से कॉल कर लिया तो, किसी ने इस तरीके से कॉल कर लिया तो क्या होगा, हाँ, तो दिस विल कंसिडर एज द, ये सारे डेटा तो विंडोज में जाके रजिस्टर हो जाएंगे ना, हमको इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करना था। तो ये जो अभी हम लोग करिंग फंक्शन देख रहे हैं ना, इससे हम लोग क्या प्रॉफिट उठाते हैं ये देखते हैं। मैं जब भी एम्प्लॉय का क्लास लिखता हूँ ना, तो हम लोग पता है क्लास कैसे बनाते हैं, RETURN रिटर्न NEW न्यू, ओके, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं एम्प्लॉय क्लास लिखता हूँ वेर एम्प्लॉय, अरे
employee employee equal to function ओके और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ this dot first name first name ओके इक्वल टू a, ठीक है ना। अभी देखो इसका प्रॉफिट क्या, और मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ एम्प्लॉय। ये करेंगे का फायदा है। अभी अगर मैं एम्प्लॉय को ये लिखूंगा, एम्प्लॉय को अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो भी मेरा जो दिस डॉट फर्स्ट नेम लास्ट नेम मेरा कभी भी किस में रजिस्टर नहीं होगा, विंडोज में रजिस्टर नहीं होगा। और आज का जो न्यू वे है जनरेशन ऑफ डेवलपमेंट, हमेशा इस प्रकार से क्लासेस बनाते हैं सर। मतलब इंटरव्यू पूछते कि हाउ टू, और इस हाउ टू क्रिएट अ क्लास इन जावास्क्रिप्ट, तो ये क्लास को क्रिएट करने का तरीका तो इतना ही है टेक्निकली। मतलब एम्प्लॉय के आगे दिस लिख दो, दिस डॉट ए नेम फर्स्ट नेम, और ये बन गई मेरी फर्स्ट नेम, ये मेरी एम्प्लॉय नाम की क्लास बन गई, ठीक है ना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इस क्लास को मैंने ऐसे भी कॉल कर सकता हूँ, या इसको मैं ऐसे कॉल करूंगा तो दिस विल कंसिडर एज क्लास, वरना वो नॉर्मल फंक्शन ही है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो हमको है ना आगे जाके प्रॉपरली समझ में आने चाहिए। और याद रखो ये आपको जैसे जैसे आप डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे ना, यू विल एबल टू आइडेंटिफाई दैट डिफरेंसेस। मैं आपको छोटे छोटे अभी बता सकता हूँ इंटरव्यू के हिसाब से, लेकिन आगे अगर करना है ना तो 1-1.5 साल इसका पूरे प्रैक्टिस करते रहो जावास्क्रिप्ट, देन एंड ओनली यू विल एबल टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस। लेकिन व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन जावास्क्रिप्ट? whenever any function is written after new keyword is considered as the constructor, और उस कंस्ट्रक्टर में कोई ना कोई प्रॉपर्टी दिस से लिखी होनी चाहिए, वरना तभी उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। अगर वेर किया तो फिर वो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं रहती, वो सिंपल आपका लोकल स्कोप वेरिएबल होता है, प्राइवेट समझ लो उसको, ठीक है ना। लोकल ग्लोबल वेरिएबल रहता, प्राइवेट और पब्लिक रहता। प्राइवेट पब्लिक लोगों का बोलने का तरीका है, एक्चुअली तो वो लोकल वेरिएबल ही रहता है। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई वेरिएबल वेर a इक्वल टू 12 कर दूं, ठीक है ना। अब ये जो a वेरिएबल है ना, ये इज नॉट एक्सेसिबल वेर b इक्वल टू इस b डॉट a नहीं लिख सकता, मैं b डॉट फर्स्ट नेम लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट नेम विल बिकम द पब्लिक एंड a बिकम द लोकल वेरिएबल, ठीक है, प्राइवेट वेरिएबल। तो यू कैन आल्सो कॉल लाइक दिस। लोग ऐसे ही इसको प्रोनाउंस करते हैं, तो हम भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है ना। एनी क्लास जब मैं वेर से लिखता हूँ तो वो होता है प्राइवेट, और जब दिस से लिखता हूँ तो होते हैं पब्लिक, ठीक है ना। ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ओके। तो हमारा जब जो भी इंटरव्यू होगा ना, उसमें मेजरली हमारे ना इतने ही बेस पे इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा किसी को और कोई इंटरव्यू क्वेश्चंस याद है क्या? ये इसमें डॉक्यूमेंट और रेडी प्रॉम्प्ट वो जो होता है कंसोल लॉग, इसमें डिफरेंस। डॉक्यूमेंट डॉट कंसोल डॉट लॉग और अलर्ट में क्या डिफरेंस है, प्रॉम्प्ट में क्या डिफरेंस है? प्रॉम्प्ट एक, हाँ बस अभी हम लोग आंसर देख लेते हैं। HTML कंसोल ब्राउज़र से हम चेक कर सकते हैं, ओके ना। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी प्रिंट करता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट रेडी क्या होता है? वो भी एक क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी सबसे पहले कंसोल एंड प्रॉम्प्ट। आपको पता है कंसोल एंड प्रॉम्प्ट में क्या डिफरेंस होता है? वैल्यू बस यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा ना, इसको रीनेम नहीं करने दे रहा क्या? ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ, SCRIPT स्क्रिप्ट,
टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, ओके। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या लिखूं, कंसोल डॉट लॉग, अरे स्पेलिंग गलत है, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग में क्या लिखा है, हाय ऑल, ठीक है। एक ये होता है, अभी देखते जाओ क्या क्या होता है। कंसोल डॉट लॉग, ओके, और अलर्ट फ्रॉम और एक से डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके। यहाँ पे भी देखते हैं, ठीक है। और एक और होता है फ्रॉम अनकन्फर्म, ठीक है ना। इतने, अरे कंफर्म, ये सारे मेरे ना, इतने सारे मेरे, ठीक है ना, इतने सारे मेरे अवेलेबल है। आपको पता है डिफरेंस क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, लेट्स सी दैट। अभी मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी किया, अरे कंट्रोल वी। मेरा पहला क्या था, अलर्ट कंसोल डॉट, पहला कंसोल डॉट लॉग था, दूसरा अलर्ट था, तीसरा प्रॉम्प्ट था जिसमें मैं इनपुट ले सकता हूँ, ओके, और वो रिटर्न आपको इनपुट टेक्स्ट कर देता है। चौथा क्या था, कंफर्म था, इसमें ओके और कैंसिल रहता है। अलर्ट में रिटर्न कुछ नहीं होता, कंफर्म में मेरा ओके, ट्रू और फॉल्स आता है कि तुम्हारा ओके आया कि कैंसिल आया, तो यहाँ पे मैं कैंसिल कर सकता हूँ। और चौथा क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, पूरा डॉक्यूमेंट क्लियर करके उसको प्रिंट करता है। तो मेरी ये ए लिंक चली गई, देखो उसमें से ये इतनी। और उसके बाद कंफर्म क्या, कंफर्म तो हमने देखा ही, कंफर्म इज ऑलवेज बी लाइक दिस। इफ अगर मेरा कंफर्म है तो मेरे को क्या करना है, अलर्ट ओके, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ, रीलोड, हाई हो गया, ओके ओके, आई एम ऑन, ओके आ गया, ठीक है ना। मैं इसको अब नेक्स्ट टाइम कैंसिल करूंगा, ओके कैंसिल कैंसिल, आई एम नो, ठीक है ना। कंफर्म में वो उसको बता देता है कि यूजर ने क्या क्या है, यस और नो करने के लिए हम कंफर्म करते हैं, अलर्ट नहीं देते। जब डिलीट करना है क्या आपको, तो हम लोग कंफर्म बॉक्स दिखाते हैं, राइट ना। ये पूरे पांचों आप डिफरेंस समझने आ गए। एक होता है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी एंड विंडो डॉट लोड ऑन लोड, ठीक है ना। तभी हम लोग एक एग्जांपल बनाते हैं। के बाद डॉक्यूमेंट राइट के बाद टर्मिनेटर लगा, बाकी बाद में लगा। नहीं, टर्मिनेट इज ऑप्शनल इन जावास्क्रिप्ट, लगा सकते हो। टर्मिनेशन का भी मैंने लॉजिक बताया था आपको, किस टाइम पे टर्मिनेशन लगता है, कौन कौन सी चीज पे टर्मिनेशन लगता है। हाँ, सेपरेशन, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन मैंने बस लिखवाया आपको प्रॉपर्टी डिक्लेयर, वैल्यू असाइन करना, डिक्लेयर, असाइन और कॉल, फंक्शन कॉल, ये ही तीन जगह है जहाँ पे आपका टर्मिनेट लगता है। मैंने आपको पहले ही दिन लिखवाया होगा, ये जब मैंने डेटा टाइप बताया होगा ना, तो उसमें लिखवाया होगा मैंने, देखो आप चेक करो, ठीक है ना, चलेगा। अभी मैं इस वीडियो को मैं इतना ही 1 घंटे को पॉज